दोस्तों आज का वीडियो हमारा है पुष्यभूति वंश के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल के शासकों के बारे में पढ़ा था, वल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में पढ़ लिया था, मालवा के यशोधर्मन के बारे में पढ़ लिया था, पंजाब के हुड़ वंश के बारे में पढ़ लिया था और मालवा और मगध के उत्तर गुप्त के बारे में पढ़ा था। इसके बाद कन्नौज के मोखरी वंश के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोग को पढ़ना था थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के बारे में। तो आज हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सबसे पहले जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो इसके बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं हमें साहित्य से, फिर पुरातत्व साक्ष्यों से मिलती है जानकारी और कुछ जानकारियाँ जो है विदेशी विवरण से मिलता है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, इसलिए इस वंश का नाम भी पुष्यभूति वंश पड़ा। दोस्तों ये पुष्यभूति अलग है, एक पुष्यमित्र शुंग हम लोगों ने पढ़ा था, वो ब्राह्मण था, वो अलग था। ठीक, इसने गुप्त राजाओं का दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब पर अधिकार कर लिया। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था, जब साम्राज्य खंडित हो रहा था, उस समय इसने गुप्त साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी जो है थानेश्वर को बनाई और वहाँ का शासक बन गया। इसके बाद जो शासक बनता है वो नरवर्धन होता है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके बारे में कुछ विवरण नहीं है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, नरवर्धन के बाद शासक जो आता है राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम के बारे में कोई विवरण नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है जो आदित्यवर्धन। इसके बारे में बस इतना समझ लीजिए कि इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गुप्त राजकुमारी से विवाह किया था और इसका पुत्र जो आता है प्रभाकर वर्धन, यह एक शक्तिशाली राजा रहता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आदित्यवर्धन का पुत्र था प्रभाकर वर्धन। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसके दो पुत्र और एक पुत्री हुई। तो दो पुत्र कौन थे? एक राज्यवर्धन द्वितीय था, अपने पुत्र का नाम अपने दादा के नाम पर रखा, राज्यवर्धन प्रथम के नाम पर राज्यवर्धन द्वितीय रखा। और दूसरा जो पुत्र था हर्षवर्धन, जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी एक पुत्री थी राजश्री थी, जिसका शादी हुआ था मोखरी वंश में। ठीक, तो प्रभाकर वर्धन इस वंश का शक्ति और प्रतिष्ठा स्थापित किया था। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश को शक्ति और प्रतिष्ठा स्थापित की। इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि तो ऐसी थी दोस्तों कि अभी तक प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने ऐसी उपाधि नहीं देखी होगी। उपाधि क्या थी? हूड़ हरिड़ केसरी। हूड़ हरिड़ केसरी मतलब हूड़ रूपी के लिए सिंह के समान, मतलब हूड़ अगर हिरन है तो ये सिंह के समान है। ठीक, दूसरी उपाधि क्या थी? सिंधु राज्य ज्वर। सिंधु राज्य के लिए ज्वर के समान मतलब बुखार के समान। गुर्जर प्रजागार, गुर्जर के नींद हराम करने वाला, ये भी उपाधि थी गुर्जर प्रजागार। मतलब ऐसी उपाधि कि पूछिए मत, खून खराबे वाला, मारकाट वाला उपाधि इसका था। गंधार दीप गंध दीप कूट हस्ती जोरो, मतलब गंधार के राजा रूपी सुगंधित राज्य के लिए महान जो हस्त जोर का उपाधि था। ठीक है, एक और उपाधि थी, इसको देख लेते हैं, लाट पाट वचरो, चंचलता को नष्ट करने वाला। ठीक, तो ऐसी इसकी उपाधि बहुत सी थी। ठीक, अब इसके और आगे देखते क्या है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किसने? प्रभाकर वर्धन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मोखरी वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मोखरी वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह करा दिया। किससे? मोखरी वंश के राजकुमार गृहवर्मा से विवाह करा देता है। वही गृहवर्मा जिसका हत्या जो देवगुप्त और शशांक मिलकर कर देते हैं, वही गृहवर्मा है। ठीक है, देवगुप्त और शशांक दोनों ने मिलकर गृहवर्मा का हत्या कर दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। राज्यवर्धन द्वितीय। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो अपने पुत्र राज्यवर्धन को गद्दी बैठा देता है, राज्यवर्धन द्वितीय को। जिस समय वो गद्दी बैठता है इसी समय इसको एक सूचना मिलती है कि बंगाल के शासक शशांक तथा बंगाल का जो शासक था गौड़ नरेश शशांक और मालवा का शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज कहाँ पर? जहाँ पर इसका बहनोई मतलब गृहवर्मा रहता था, जहाँ का शासक था। कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राजश्री को कैद करके गृहवर्मा की हत्या कर दी। इसके बहन को राजश्री को कैद कर लिया। किसने? देवगुप्त और शशांक ने। और किसकी हत्या कर दी? इसकी जीजा गृहवर्मा की हत्या कर देता है। ठीक, ये सूचना सुनकर ये चिलमिला उठता है और आओ न ताओ ये क्या करता है? कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। कन्नौज की तरफ बढ़ जाता है किसी को मारने के लिए,
देवगुप्त को मारने के लिए। ठीक, राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित करके देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन जो है देवगुप्त को पराजित करता है और उसकी हत्या कर देता है ऑन द स्पॉट। ठीक, इसमें चाल किसका रहता है? शशांक वर्मा का, क्योंकि शशांक वर्मा ने चढ़ाकर देवगुप्त को ग्रहवर्मा का हत्या कराया और फिर क्या होता है, राज्यवर्धन द्वितीय को चढ़ाता है और देवगुप्त की हत्या करवा देता है। उसके बाद इसने फिर एक धोखा किया गया। कौन? शशांक वर्मा ने फिर एक धोखा करता है। कुछ समय बाद बंगाल शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। राज्यवर्धन को अपने दरबार में बुलाता है और धोखे से उसकी हत्या कर देता है। अब ये सूचना हर्षवर्धन को मिलता है। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पे बैठता है। हर्षवर्धन जिस समय गद्दी पे बैठता है उस समय उसका उम्र जो होता है केवल 16 साल रहता है। ठीक है, इसे प्राचीनतम भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन राजा बनते ही शशांक से बदला लेने के लिए कन्नौज की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया। किसने? शशांक ने। एक तो इसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, अभी उस गम से उभरा नहीं, उसके बहन को अगवा कर लिए सब। कौन? देवगुप्त और शशांक ने मिलकर। उसके जीजा ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया, अभी उस मुसीबत से निकला नहीं, उसके भाई राज्यवर्धन का हत्या कर दिया। अब ये सब देखकर ये तिलमिला उठता है। अब वो तुरंत आओ न ताओ निकल पड़ता है। कहाँ पर? अपने बहन की खोज के लिए। ठीक, और शशांक से बदला लेने के लिए। हर्षवर्धन की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। इसकी सेना बहुत बड़ी शक्तिशाली थी। कन्नौज की तरफ बढ़ने के क्रम में कुछ शासक स्वतः घुटना टेक देते हैं, कुछ अगल बगल के छोटे छोटे शासक होते हैं अपने आप घुटना टेक देते हैं। इसी क्रम में बढ़ने, शशांक से बदला लेने और अपने बहन के खोज के रूप बढ़ने क्रम में क्या होता है, एक कामरूप के राजा, कामरूप एक जगह पड़ता है असम के पास, वहाँ का राजा भास्कर वर्मन का दूत मिला। वहाँ का राजा जो रहता है भास्कर वर्मन, वहाँ का दूत मिलता है और हर्षवर्धन से मित्रता का प्रस्ताव रखता है। हर्षवर्धन स्वीकार कर लेता है, मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने में उसे सूचना मिलती है कि उसकी राजश्री, उसकी बहन जो है राजश्री मुक्त हो गई और कहाँ चली गई? विंध्याचल की पहाड़ियों की तरफ चली गई है। उधर वो किस लिए गई थी? सती होने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि उसके पति का हत्या कर दिया गया है, इसलिए वो मुक्त होकर विंध्याचल की पहाड़ियों की तरफ चली जाती है। हर्षवर्धन ने आचार्य दिवाकर की सहायता से अपने बहन को ढूंढा। किसी तरह से हर्षवर्धन आचार्य दिवाकर की सहायता से अपने बहन को ढूंढ निकालता है और समाज समझा बुझाकर घर लेकर आता है। इधर मौखरी वंश के शासक, इधर जो है मौखरी वंश के शासक, मौखरी वंश के शासक की हत्या हो जाने के कारण, ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के कारण इधर कन्नौज का जो गद्दी है खाली हो गया रहता है। तो सबकी सहमति से हर्षवर्धन ने कन्नौज को राज्य में मिला लिया। हर्षवर्धन क्या करता है? सबकी सहमति लेता है, क्योंकि गद्दी तो खाली नहीं रह सकती, वहाँ का शासन कौन रहेगा। तो सबकी सहमति से कन्नौज को अपने राज्य में मिला लेता है और अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लेता है। ठीक, अब पता चला थानेश्वर से कन्नौज क्यों स्थानांतरित किया। सभी को ये मालूम है कि हर्षवर्धन अपना राज्य, अपनी राजधानी जो स्थानांतरित किया था वहाँ से थानेश्वर से कन्नौज, लेकिन किसी को कारण नहीं मालूम होगा। तो कारण यही था, इसलिए इसने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी ले गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बंगाल के शासक शशांक को पराजित करने के लिए तुरंत निकल पड़ता है, बड़ी सेना लेकर बंगाल पहुंचता है और शशांक में और हर्षवर्धन में भीषण युद्ध होता है। शशांक को पराजित करता है और उसका हत्या कर देता है। शशांक भी गया। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसको जो है लत सी लग जाती है राज्यों को जीतने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। इसे ये जो है अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। साम्राज्य का विस्तार करने के क्रम में ये दक्षिण की तरफ बढ़ता है और जब दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो इसका जो मुलाकात होता है पुलकेशिन द्वितीय से मुलाकात होता है और भीषण युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाता है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। तो ये दक्षिण विजय का अभियान तुरंत वहाँ से छोड़ता है और सोच लेता है कि हमको उत्तर भारत में ही रहना है। ठीक है, ये तो हो गया युद्धों से संबंधित। अब यहाँ के साहित्य के बारे में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ के साहित्य के बारे में जान लेते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किया। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने।
कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने किया था, तो नहीं, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था। ये हर्ष का दरबारी कवि था, बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्षचरित में 8 अध्याय हैं, जिसमें से 3 अध्याय में अपनी आत्मकथा, किसकी आत्मकथा? बाणभट्ट की आत्मकथा है, और 5 अध्याय में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। हर्षचरित में 8 अध्याय हैं, जिसमें से 3 अध्याय में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखा है, और 5 अध्याय में हर्षवर्धन के जीवन के चरित्र के बारे में और सामाजिक के बारे में पूरा रचना किया हुआ है। बाणभट्ट ने एक और ग्रंथ की रचना की, कादम्बरी की। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। किस धार्मिक? हर्षवर्धन के धार्मिक और हर्षवर्धन के समय के सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन भी एक कवि था, उसने भी स्वयं 3 किताबें लिखी थी, जिसमें से प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। एक इसके दरबार में एक मयूर नामक विद्वान था। किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में एक मयूर नामक विद्वान था, जिसने कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना की थी। इसने भी एक किताब लिखा था, जिसका नाम है मयूर शतक या सूर्य शतक। दोनों नाम मिलते हैं एक बुक में, तो या तो मयूर शतक हो सकता है या तो सूर्य शतक, दोनों आए तो समझ लीजिए किसने रचना की थी इसकी। मयूर नामक विद्वान ने रचना की थी। ठीक। हर्ष के दरबार में इसके अलावा 2 विद्वान और थे जो इंपॉर्टेंट है। पहला हरिदत्त, दूसरे जयसेन। तो इनको भी आप नाम याद रखिए। हेनसांग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। हेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने अपने यात्रा स्मरण को CU की नामक बुक में संकलित किया है। जहाँ जहाँ पर गया उसका विवरण CU की नामक पुस्तक में लिखा है, और इसने भारत को इंतु के नाम से बुलाया, भारत को इंतु नाम दिया है। ठीक। ह्वेनसांग की उपाधि थी, ह्वेनसांग की कुछ उपाधियाँ थी, जिसको ह्वेनसांग को लोग अलग अलग नामों से जानते थे। तो क्या था? युवान च्वांग एक उपाधि थी, युवान च्वांग। दूसरा स्वान च्वांग। तीसरा शाक्य मुनि की। शाक्य मुनि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तीसरा नाम क्या था? शाक्य मुनि, ये भी उपाधि थी। और यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को फीसे या वैश्य जाति का बताया है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को फीसे या वैश्य जाति का बताया, और हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि भी दिया है। किसने दिया है? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि भी दी है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है, और ह्वेनसांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य शिलभद्र था। जिस समय ह्वेनसांग आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका आचार्य जो था शिलभद्र था। सिंचाई के लिए घंटी यंत्र और रॉड का प्रयोग होता था। भारत के घोड़े जो आते थे वो अरब से, ईरान और कंबोज से आते थे। ठीक है, भारत के घोड़े जो आते थे अरब, ईरान और कंबोज से आते थे। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा एवं प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने कन्नौज में एक धर्म सभा था जो हर्षवर्धन ने बनवाया था, और एक महामोक्ष परिषद था जो हर्षवर्धन ने बनवाया था, इसकी भी ह्वेनसांग ने वर्णन किया है। ठीक। धर्म सभा में जो बहुत से अलग अलग धर्म के आ सकते थे, मुस्लिम छोड़कर। मुस्लिम तो अभी एंट्री नहीं हुआ है भारत में। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म के और भी जो विष्णु धर्म के, स्वयं धर्म के आते थे। ठीक है, वो अपनी अपनी बातें रख सकते थे। तो ये इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि ह्वेनसांग एक बार अपनी भाषण दे रहे थे। उस भाषण के दौरान ब्राह्मणों ने कुछ उत्पाद मचा दिया था, तो हर्षवर्धन ने 500 ब्राह्मणों को एक ही साथ बाहर निकाल दिया था। इसका वर्णन इन्होंने ह्वेनसांग ने किया है। ठीक है, और प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। महामोक्ष परिषद में धर्म हर 5 साल पर हर्षवर्धन जो है बहुत सारी संपत्ति जो है दान करता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। प्रयाग की महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाता था। प्रयाग की महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाता था।
हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था। दोस्तों हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसका वंश जो है आगे बढ़ नहीं सका, इसलिए इसका पतन भी इसी के कारण माना जाता है। हर्षवर्धन की एक पुत्री थी जिसका विवाह बल्लभी वंश के ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ था। बस हर्षवर्धन में इतना ही, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग